बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड। और इसके अंदर हम जो है वो कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं? इसका पार्ट 16 जो है वो हम करने जा रहे हैं, पार्ट 16। और इसके अंदर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स का पार्ट 4 होगा। वेपर प्रेशर हम निपटा चुके। दूसरी फिज़िकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, इसको अब हम देखने चलते हैं ये क्या है। इसके नोट्स भी लेते हैं, की पॉइंट्स। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियोस इस चैप्टर की अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको लिंक मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अब दे देता हूँ। इसके अलावा पिछले चैप्टर्स की वीडियोस आपको चाहिए तो पेज पे चले जाइए। पेज कहाँ से मिल जाएगा? ये जो यूट्यूब पे आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसी के नीचे लोगो है चैनल का, लिखा हुआ है रटना नहीं समझना। उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट आ जाएंगी। अगर प्लेलिस्ट पूरी नहीं आ रही है, 18-20 प्लेलिस्ट हैं, तो ये डाउनवर्ड एरो या राइटवर्ड एरो ये आपको नज़र आएगा। इस पर क्लिक करते जाएं तो आपको प्लेलिस्ट नज़र आ जाएंगी। 11th केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। बायोलॉजी मैट्रिक, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। और अगर आपकी बेसिक्स वीक हैं केमिस्ट्री की, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। मैथमेटिक्स की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आपकी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। और अगर बेसिक्स अच्छी हैं, एडवांस देखना चाहते हैं थोड़ा, तो टेंसेस, जिसके अंदर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी समझाया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 की प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देख लें। पुरानी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं पिछली बुक्स की, ओल्ड बुक्स की, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। और अगर आपको पिन पॉइंट टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट लेना है केमिस्ट्री का 1 मिनट के अंदर, तो शॉर्ट्स के नाम से भी प्लेलिस्ट मौजूद है। एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, सब्सटेंस क्या है, एटम क्या है, आयन क्या है, इस क्या का जवाब, ये व्हाट सीरीज़ पूरी की पूरी चलाई थी मैंने, तो उसके अंदर आपको एक क्या का जवाब मिल जाएगा कि ये क्या है। तो शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करें। अब आ जाइए यहाँ पर। नए आने वाले बच्चे इस बात को समझ लें कि हम बुक के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि हमारा एम सिर्फ फर्स्ट ईयर इंटर की तैयारी नहीं है, बल्कि एंट्री टेस्ट की तैयारी भी है साथ साथ। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना आपके लिए ज़रूरी है कि जो कुछ भी एंट्री टेस्ट में आएगा वो आपकी बुक से ही आएगा, इसमें जो लिखा हुआ है। इसीलिए मैं बुक का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ता और बिल्कुल बुक के मुताबिक चलता हूँ। तो ये अभी हम कौन सा टॉपिक ये हमारा चल रहा है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। ये देखें पेज नंबर 110 से पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी एवापोरेशन हम डिस्कस कर चुके। पेज नंबर 111 पे आ जाएं, वेपर प्रेशर, दूसरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, वो डिस्कस कर चुके। अब तीसरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है ये बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर है। आप आम जिंदगी में देखते हैं लिक्विड्स जो हैं, क्योंकि ये स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड से मुताल्लिक है, तो लिक्विड्स बॉयल होते हैं। और बड़ी कॉमन चीज़ हमारे पास क्या है? पानी है। बच्चों को भी पता है कि भाई पानी को आप एक बर्तन में पानी लें और उसको चूल्हे पर रख दें और उसको आप हीट दें, तो उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे वो पानी गर्म होगा और फाइनली गर्म होते होते वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा वो। तो ये जो बॉयलिंग है, ये जिस टेम्परेचर पे शुरू होती है, उस टेम्परेचर को हम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड्स बॉयल होना शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं।
अब हमें जो बॉइलिंग नज़र आती है ना, वो तो हमें उबलता हुआ पानी नज़र आता है, बबल बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ऊपर से स्टीम निकलती हुई आपको नज़र आ रही है, भाप निकलती हुई नज़र आ रही है। बॉइलिंग में एक काम और भी होता है, लिक्विड वाटर वेपर्स वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है। बॉइलिंग में पता है ना आपको, पानी जो है वो लिक्विड वाटर से वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी कि लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। वेपर्स जो हैं असल में गैशियस स्टेट ही है। जैसी गैस होती है, आपको पता है एयर जो है वो मिक्सचर है गैसेस का, और गैस एक जगह पर रुकती नहीं है। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस है, उसके बाद दूसरी गैसेस भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। ज़्यादातर गैसेस इनविजिबल होती हैं, हमें हमारी आंख से नज़र नहीं आती। बहरहाल गैस जो है वो उड़ती फिरती हैं इधर उधर, लिक्विड्स के मुकाबले में लिक्विड्स फ्लो होते हैं, जबकि सॉलिड्स ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो बहरहाल ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है उसमें गैसेस मौजूद हैं, ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का इससे बड़ा ताल्लुक़ है। ठीक है, ये जो बीकर आप ले लें एक, ठीक है, और इसमें पानी ले लें आप, वाटर। जब आप इसको हीट करेंगे, जब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको हीट करेंगे। ये कैंडल बना के मैंने आपको समझाया कि आप इसको हीट कर रहे हैं। एक बात को जहन में रखिएगा, यहाँ दो किस्म के एनवायरनमेंट हैं इस लिक्विड वाटर के लिए। एनवायरनमेंट का मतलब माहौल। एक जो एनवायरनमेंट है इसका खुद का है, लिक्विड का अंदरूनी एनवायरनमेंट, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स का माहौल। लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है ना, ये इसका है इंटरनल एनवायरनमेंट। ये क्या है, इंटरनल, अंदरूनी एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट। और दूसरा कौन सा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर का। तो इस बीकर के बाहर जितना भी एनवायरनमेंट है, ये सारा का सारा, यानी कि ये बीकर कहाँ रखा हुआ है, आपकी लैब में रखा हुआ है। आपकी लैब का जो एनवायरनमेंट है, लैब से बाहर निकल जाए आपके स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, स्कूल से बाहर निकल जाएं आपके शहर का जो एनवायरनमेंट है, आपके सूबे का जो एनवायरनमेंट है, आपके मुल्क का जो एनवायरनमेंट है, या आपकी दुनिया का जो एनवायरनमेंट है, दुनिया से बाहर निकल जाएं। बल्कि दुनिया से बाहर आपको नहीं लेके जाता, आपको दुनिया में रखता हूँ, ज़मीन पर ही रखता हूँ। तो आपके ज़मीन का भी एक एनवायरनमेंट है। यानी कि ये बीकर कहाँ रखा हुआ है, हमारी अर्थ ये है ना, ये हमारी अर्थ है। इसी अर्थ के किसी कॉन्टिनेंट पर, उस किसी कॉन्टिनेंट के किसी मुल्क में, उस मुल्क के किसी सूबे में, उस सूबे के किसी शहर में, उस शहर के किसी स्कूल के अंदर, और उस स्कूल के किसी लैब के अंदर, किसी टेबल पे ये काम हो रहा है कि ये बीकर रखा हुआ है, इसमें पानी है और इसको आप हीट कर रहे हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट तो थोड़ा सा ही है, बाकी अगर आप देखें पूरी दुनिया मैंने, पूरी अर्थ मैंने आपके सामने ले आया हूँ। ये क्या है, ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये बात मत भूलिएगा, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। नोट्स पॉइंट्स इसके लिखवाऊंगा अभी, ज़रा इस लॉजिक को समझें ताकि पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या मौजूद है? आप कहेंगे सर एयर मौजूद है। एयर क्या है, गैसेस का मजमूआ है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारी हैं। ये गैसेस क्या करती हैं, ये प्रेशर लगाती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। प्रेशर क्या है, फोर्स पर एरिया, इसको प्रेशर कहते हैं। फोर्स पर एरिया, इसको प्रेशर कहते हैं। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जिस चीज़ से भी टकराते हैं, या तो अपने ही गैस के मॉलिक्यूल्स, एयर के अंदर जो दूसरी गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स से ये टकराएं तो उन पे भी प्रेशर लगाएंगे। और क्योंकि इस एनवायरनमेंट में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, हमारी ये पूरी अर्थ जो है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है। तो हवा, पहाड़, पानी, मिट्टी, इंसान, जानवर, पौधे, जिस से भी ये एयर के गैस मॉलिक्यूल्स टकराते हैं वहाँ पर वो प्रेशर लगाते हैं। एग्जैक्टली यही गैस के मॉलिक्यूल्स, यही एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ये बर्तन खुला हुआ है ना, तो यहाँ पर भी प्रेशर लगा रहे हैं इस सरफेस के ऊपर। ये वाटर की जो सरफेस है ना, यहाँ पर भी ये प्रेशर लगा रहे हैं।
ये जो प्रेशर ये लगा रहे हैं इसको हम एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं, इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और यहाँ इस टॉपिक की मुनासबत से इसी को हम जो है वो वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो ये बात जहन में रखिएगा। एक वेपर प्रेशर तो ये हो गया जो कि ये गैसेस वगैरह जो है लगा रहे हैं। याद रहे इसी एयर के अंदर गैसेस के अलावा वाटर वेपर्स भी ऑलरेडी मौजूद हैं, क्योंकि आपकी अर्थ पे, आपकी ज़मीन के ऊपर पानी समंदर की शक्ल में मौजूद है। ठीक है, पानी का इस्तेमाल आपकी दुनिया में जगह जगह है। तो वो पानी जो अर्थ समंदर में मौजूद है या दरिया में, झीलों में, नदी नालों में मौजूद है, तो क्या हो रहा है वहाँ पर भी एवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है ना, मुस्तकिल ये प्रोसेस चल रहा है। कहीं तेज़ हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, पिछली वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं उसको। एवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो इस एवापोरेशन के प्रोसेस के में वेपर्स जो हैं वो बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। और ये वेपर्स कहाँ जा रहे हैं? समंदर से जब वेपर्स बन रहे हैं, वाटर वेपर्स, और झीलों से बन रहे हैं, या किसी भी जगह पानी मौजूद है उसकी सरफेस से मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, वेपर्स निकल रहे हैं, और ये वाटर वेपर्स जो हैं कहाँ जा रहे हैं? एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। कौन सा एनवायरनमेंट में? आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जहाँ पर एयर मौजूद है पहले से ही। तो एयर जो मुख्तलिफ़ गैसेस का मजमूआ है उसके साथ अब ये वेपर्स भी आ गए, ये वेपर्स भी आ गए। बहरहाल तो ये वेपर्स जो आपके एनवायरनमेंट में मौजूद हैं एयर के साथ ये जो वेपर्स ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं, ये भी प्रेशर लगाएंगे। इनको हम कहेंगे वेपर प्रेशर्स। समझ में आ गई बात? तो वेपर प्रेशर दो तरह के हो गए। एक वो वेपर प्रेशर जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद है और वो सबके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। वो इस बीकर की सरफेस के ऊपर भी प्रेशर लगा रहे हैं, बीकर की दीवारों के साथ भी प्रेशर लगा रहे हैं, सब जगह पर वो प्रेशर लगा रहे हैं। ये वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है। अब चलते हैं इंटरनल वेपर प्रेशर की तरफ। इंटरनल वेपर प्रेशर की तरफ। ये इंटरनल वेपर प्रेशर कौन सा है? ये पानी जो है जब आप इसको हीटअप करेंगे ना तो इसमें भी वेपर्स बनेंगे जी। जैसे ही आप इसको हीटअप करना शुरू करेंगे ना, इसमें वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। आप कभी नोट करें कि यहाँ पर आपको बबल्स जो है छोटे छोटे से नज़र आएंगे, बबल्स। ये बबल्स, ये बबल्स अभी ऊपर नहीं आए, सरफेस पर नहीं आए, ये आपको अंदर ही नज़र आएंगे बबल्स। इसी पानी के अंदर ही नज़र आएंगे बबल्स। ये बबल क्या है? बबल के अंदर जो है वो, इस बबल के अंदर वेपर्स मौजूद हैं। इस बबल के अंदर क्या मौजूद है? वेपर्स मौजूद हैं। तो जब आपने हीट करना शुरू किया तो वेपर्स बनने शुरू हो गए, लेकिन वो अभी सरफेस पर वेपर्स पहुँचे नहीं हैं। ठीक है, इस पानी के अंदर ही मौजूद है। तो ये जो वेपर्स हैं जो इस बबल के अंदर हैं, क्या ये प्रेशर नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। तो ये भी वेपर्स क्या करेंगे? वेपर प्रेशर लगाएंगे, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। किसके ऊपर लगाएंगे? यहाँ पर इन वेपर्स के इर्द गिर्द क्या है? पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हीं के ऊपर ये प्रेशर लगाएंगे। लेकिन ये वेपर्स जो हैं वो बाहर नहीं आएंगे। ये वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस की तरफ अभी नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों प्रेशर्स में फ़र्क है। ये जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो आपका एक्सटर्नल है, अभी मोर ज़्यादा है। और ये जो आपका इंटरनल वेपर प्रेशर है जो कि अंदर मौजूद वेपर्स बन रहे हैं और वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, ये क्या है? ये लेस है। तो इंटरनल वेपर प्रेशर अभी कम है, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर अभी ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि आप मुस्तकिल हीट दिए जा रहे हैं, अंदर वेपर्स बनते जा रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये जो वेपर्स हैं, इंटरनल वेपर प्रेशर, इंटरनल वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के, बराबर हो जाएगा
एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के। और जैसे ही जब ये होगा कि इंटरनल वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ये यहाँ जो बबल्स आपको नज़र आ रहे थे, वेपर्स नज़र आ रहे थे, ये ऊपर आएंगे सरफेस पे और यहाँ से फिर ये निकलना शुरू हो जाएंगे, ये निकलना शुरू हो जाएंगे। और हम इन वेपर्स के बाहर निकलने को हम अपनी आँख से जो देखेंगे वो हमें क्या नज़र आएगा, हमें नज़र आएगी यहाँ पर स्टीम, भाप, स्टीम या भाप जिसको उर्दू में कहते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या बोलेंगे, पानी बॉयल हो रहा है भाई, पानी बॉयल हो रहा है। तो पानी बॉयल होना कब शुरू हुआ, पानी बॉयल होना कब शुरू हुआ? आप इस प्रोसेस को क्या नाम दे रहे हैं जिसमें ऊपर आपको ये स्टीम नज़र आ रही है, भाप नज़र आ रही है और पानी की सरफेस पर बबल्स बन रहे हैं। अब आपको समझ में आ गई कि ये बबल कहाँ से निकल रहे हैं, ये अंदर से निकल रहे हैं। इन बबल्स के अंदर क्या मौजूद है, वेपर मौजूद है। यही बबल्स ऊपर यहाँ सरफेस पे आने के बाद ये फट जाते हैं, ये फट जाते हैं। पानी जब बॉयल हो रहा हो ना तो आप देखें बबल्स बन रहे होते हैं, फट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, फट रहे होते हैं। वो बन नहीं रहे होते बबल्स, वो पानी की सरफेस से, अंदर से पानी से बबल्स ऊपर आके सरफेस पे फट रहे होते हैं। उनमें जो वेपर होता है वो निकल रहा होता है बाहर, वेपर्स बाहर निकल रहे होते हैं और इन्हीं वेपर्स को हम स्टीम का नाम देते हैं, भाप का नाम देते हैं। पिक्चर क्लियर हो गई? तो ये हुआ कब, ये हुआ जब इंटरनल वेपर प्रेशर बराबर हो गया एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के। अब ये इंटरनल वेपर प्रेशर जो बराबर हुआ एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के, ये किसी न किसी टेम्परेचर पे भी तो हुआ होगा ना, ये किसी न किसी टेम्परेचर पे भी तो हुआ होगा ना। अब ज़रा पीछे आ जाइए, इस बीकर में मौजूद पानी को जब आपने हीट देना शुरू किया तो इस पानी का टेम्परेचर क्या था, क्या वही था जो अब है जिस वक्त बॉइलिंग हो रही है? आप कहेंगे नहीं सर, उस वक्त तो टेम्परेचर कम था जब हमने हीट अप करना शुरू किया था, उस वक्त तो टेम्परेचर कम था और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया। तो एक टेम्परेचर ऐसा आया जब इंटरनल वेपर प्रेशर जो है वो बराबर हो गए एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के। और इसी टेम्परेचर को फिर कह रहा हूँ, इसी टेम्परेचर को आपने क्या नाम दिया, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ गई बात? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर, आसान डेफिनेशन तो ये है कि जिस पर लिक्विड जो है बॉयल होना शुरू करते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन जो आपके लिए मुश्किल थी अब नहीं होगी इंशाल्लाह। मुश्किल डेफिनेशन क्या, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर इंटरनल वेपर प्रेशर जो है वो बराबर हो जाए एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इस टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड्स जो है बॉयल होना शुरू करते हैं। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का वो टेम्परेचर जिस पे पानी बॉयल होना शुरू होता है, पानी का वो टेम्परेचर जिस पे पानी के वेपर्स का इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बात आपको पता है, क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। खाना जब बना रहे होते हैं, कुकिंग जब हो रही होती है, अब इस पॉइंट को भी ज़रा समझ लीजिएगा। खाना जब आप बना रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं, तो आपको ठंडा पानी चाहिए होता है या गर्म पानी चाहिए होता है? भाई गर्म पानी चाहिए होता है, आपको पता है। गर्म पानी कब मिलेगा आपको, जब वो पानी बॉयल होगा, जब वो पानी बॉयल होगा। तो दो एरियाज़ आप देख लीजिए हमारी ज़मीन के, एक रीजन वो है, दो इलाके आप देख लीजिए हमारी ज़मीन के। एक इलाका वो है जो समंदर के साथ है, कोस्टल एरियाज़, ये पहाड़ है, देखें ये पहाड़ और ये आपका समंदर आ गया, सी। ये क्या है, सी, ये आपका समंदर है। ये क्या है, माउंटेन, ये आपका पहाड़ है। यहाँ पर भी एयर मौजूद है, यहाँ पर भी एयर मौजूद है। अब मुझे बताइए, यहाँ पर जो एयर मौजूद है और यहाँ पर जो एयर मौजूद है, तो यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, क्या वो
ये जो सी है, इसका जो ये इलाका है, मैदानी इलाका, इसको हम कहते हैं कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज, साहिली इलाके। तो साहिली इलाकों के ऊपर जो वेपर प्रेशर होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्या वो हिली एरियाज़ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा? नहीं, बराबर नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोर ऑन सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है सी लेवल के ऊपर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस, कम होता है ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों पे। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, मोर, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं AP कर रहा हूँ, AP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BP, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा किस जगह पर है? कोस्टल एरियाज़ में मैंने बता दिया। कहाँ होगा? मोर ऑन सी लेवल। कोस्टल एरियाज़ जो हैं यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। और माउंटेन्स पर क्या होगा? लेस ऑन माउंटेन्स। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहाड़ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर जो है आपका बॉयल हो जाएगा, H2O जो है वो बॉयल हो जाएगा, ठीक है, पानी। लेकिन अगर आप माउंटेन्स, पहाड़ पे जाएंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं होगा, बल्कि वो मिसाल के तौर पर 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा, बॉयल होगा। अब आप तो बड़े खुश होंगे, आप तो बोलेंगे यार यहाँ तो 100 टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जाके पानी बॉयल होगा, और यहाँ तो कम टेम्परेचर पर ही पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। पहाड़ों पे तो बर्फ़ पड़ती है, सर्दी बहुत होती है, तो यहाँ पर कम टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर पे ही हमारा काम चल रहा है, कम टेम्परेचर पे ही हमारा काम चल रहा है कि पानी जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पहले ही बॉयल हो जाएगा। और यहाँ तो पूरे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा पानी का, तो बॉयल होगा। क्यों? कोस्टल एरियाज़ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। लेकिन आपने एक बात पर गौर नहीं किया, टेम्परेचर का ताल्लुक अमाउंट ऑफ हीट से भी होता है। अमाउंट ऑफ हीट, टेम्परेचर बढ़ता कब है? जब हीट आप ज़्यादा देते हैं। जितनी ज़्यादा हीट कोई ऑब्जेक्ट लेता है उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप जो बीकर ले रहे थे उसमें जो पानी था, ठीक है, आप इसको हीट अप कर रहे थे, जब आप हीट अप कर रहे थे इसको, आपने चूल्हे पे रखा हुआ था, हीट इसको मिल रही थी पानी को, तो ये पानी गर्म हो रहा था, तो क्या हो रहा था? इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। तो बताने का मकसद ये है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट भी उतनी ही ज़्यादा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात आपको? और 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस पर जो है वो हीट कम है। बॉइलिंग तो हो रही है, यहाँ पे बॉइलिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन ये बॉइलिंग कम टेम्परेचर पर हुई है। और ये जो बॉइलिंग हुई है सी लेवल के ऊपर, ये ज़्यादा टेम्परेचर पर हुई है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है MCQs में, एंट्री टेस्ट के अंदर, एग्ज़ाम्स में, ध्यान से सुन लीजिए। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ तो बॉइलिंग हो रही है,
तो यहाँ ज़्यादा हीट चाहिए। आप मुझे बताइए, आपको खाना बनाना होता है, आप भूल जाइए इसको मैंने अभी तक क्या बताया, आपको आसान सी बात का जवाब दे दीजिए। घर में खाना बनता है, उसमें पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कौन सा पानी आपको चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, ठंडा पानी या गर्म पानी? आप कहेंगे सर गर्म पानी चाहिए होता है, चूल्हे पर रखते हैं और उसके बाद हीट करते हैं पानी को, बहुत ज़्यादा पानी हीटअप होता है तो आखिर में पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, और पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाता है उसमें सब्ज़ी गोश्त वगैरह जो भी है वो क्या होता है, वो गलना शुरू हो जाता है, वो पकना शुरू हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा बॉयलिंग होती है उतना ही ज़्यादा जो है वो तेज़ी से खाना पकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आप खाना बना रहे हैं घर में, उसमें जो आपने पानी रखा है, उस पानी को आपने बॉयल किया है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल हो गया तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा है, जबकि आप जो है वो माउंटेन पे जब खाना बना रहे हैं, वहाँ पर खाना बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल तो हो रहा है, लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ हीट की मिकदार जो है वो कम है। आपको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। अमाउंट ऑफ हीट, जितनी ज़्यादा हीट होगी, जितना ज़्यादा बॉइलिंग वाटर हीटअप होगा, जितना ज़्यादा बॉइलिंग वाटर हीटअप होगा उतना ही ज़्यादा जो है क्या होगा, आपका खाना जल्दी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मामला है कि टेम्परेचर 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल हो तो रहा है, लेकिन उसके अंदर वो अमाउंट ऑफ हीट नहीं आया, कम आया है। और कम अमाउंट ऑफ हीट का रिज़ल्ट क्या निकलेगा? आपका खाना देर से बनेगा, आपका खाना देर से बनेगा। और कोस्टल एरियाज़ के ऊपर आप खाना बना रहे हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल हो रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट अपने अंदर ले रहा है, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब मिल रहा है खाने को, तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, खाने को जल्दी बनाएगा। तो इसीलिए कोस्टल एरियाज़ में खाना जो बनता है वो जल्दी बनता है, और माउंटेन रीजन्स जो होते हैं वहाँ पर खाना देर से बनता है। हालांकि वजह क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कम है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, और कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। कोस्टल एरियाज़ में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, और ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो खाना यहाँ पर जल्दी बनेगा। क्लियर हो गई ये बात? नहीं हुई तो दोबारा वीडियो बैक करें। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके ले लेते हैं, बस मेन चीज़ें जो थी बताने वाली वो मैंने बता दी। नोट करते जाइए भाई। डेफिनेशन, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर एट विच Vp मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, AP मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का जो है वो वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। और आसान सी डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की, क्या? टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच, जिसके ऊपर, एट विच लिक्विड्स स्टार्ट्स टू बॉयल, लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल। इसके प्रोसेस को अब देख लें, ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? अब इसका आसान सा प्रोसेस लिख लें। ऑन हीटिंग, जब आप हीट करते हैं, ऑन हीटिंग जब आप हीट करते हैं, मॉलिक्यूल्स गेट मोर काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गेट मोर के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पर सिंपली हीट है, ठीक है।
गेट मोर काइनेटिक एनर्जी या फिर गेट मोर हीट एंड लीव सरफेस एज वेपर्स, एंड लीव सरफेस, और पानी की सतह को छोड़ देते हैं। लीव सरफेस, पानी की सतह को, पानी की सरफेस को छोड़ देते हैं। कौन? मॉलिक्यूल्स। कब? ऑन हीटिंग, हीट करने पर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है और फाइनली वो लीव सरफेस, सतह को छोड़ देते हैं लिक्विड की। किस शक्ल में? एज वेपर्स, वेपर्स की शक्ल में, एज वेपर्स, वेपर्स की शक्ल में। तीसरा पॉइंट आप देख लें, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहा जाता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट? वो कोस्टल एरियाज़ वाला, ठीक है। इसकी डेफिनेशन DEF, डेफिनेशन इसकी, बॉइलिंग पॉइंट व्हेन एटमॉस्फेयर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर is 1 atm, 1 atm और या 760 टोर, 760 टोर। पिछली वीडियोस के अंदर यूनिट्स की कन्वर्जन मैं करवा चुका हूँ, एटमॉस्फेयर टू पास्कल, एटमॉस्फेयर टू टोर, एटमॉस्फेयर टू PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच, इसकी कन्वर्जन मैं करवा चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बराबर होता है 760 टोर के। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब है? बॉइलिंग पॉइंट व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1 तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपका हो तो समझ जाइए कहाँ की बात हो रही है, कोस्टल एरियाज़ की बात हो रही है। और ये कौन सा, और टॉर में कितना प्रेशर होगा? ये 760 जो है वो टॉर प्रेशर होगा। और इन प्रेशर्स के ऊपर, इन प्रेशर्स के ऊपर जो बॉइलिंग हो रही है, जो बॉइलिंग हो रही है उसको हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है भाई। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं क्या बॉइलिंग पॉइंट पे? बिल्कुल भाई, एक तो प्रेशर ही आपके सामने के प्रेशर से फ़र्क पड़ता है, कम या ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट पे फ़र्क पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स लो बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल बड़ी अहम होती हैं और यही एग्जाम्पल पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। एग्जाम्पल, एट माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर, एट माउंटेन्स, पहाड़ों पर, वेपर प्रेशर इज़ लो, वेपर प्रेशर इज़ लो। ये कौन सा वेपर प्रेशर है? एक्सटर्नल वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी बात हो रही है। वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है भाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो, हैंस लिहाजा वाटर बॉयल्स अर्लियर, हैंस वाटर, पानी जो है बॉयल्स, बॉयल हो जाता है, बॉयल्स अर्लियर, वक्त से पहले जो है वो पानी बॉयल हो जाता है, क्योंकि माउंटेन्स पे वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, तो वाटर जो है वो जल्दी बॉयल हो जाता है। एट सी लेवल, अब सी लेवल पे देख लेते हैं। एट सी लेवल, एट सी लेवल, सतह समंदर पे क्या होता है? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज 760 टोर, hence H2O, hence water
बॉयल्स एट विच टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना भाई। सी लेवल के ऊपर वेपर प्रेशर 760 टोर होता है या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसीलिए पानी किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज, ये सारी तफसील जानने का आपको फ़ायदा क्या है, ये अगर सवाल आ जाता है बताइए भाई कि ये जो आपने सीखा है इसका फ़ायदा क्या है। बताता हूँ इसका फ़ायदा। डोंट वांट ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो एक कंपाउंड है, ठीक है। अगर आप उसको हीट अप करना चाहते हैं, ग्लिसरीन को देखें, एक लिक्विड है, लिक्विड कंपाउंड है ग्लिसरीन। बॉयल्स एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉयल्स एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड, 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लिसरीन बॉयल होती है। और टेम्परेचर के प्रेशर कितना होगा, यकीनन कोई प्रेशर भी तो होगा। टेम्परेचर और प्रेशर को कनेक्ट करके रखें। आपके जहन में फ़ौरन सवाल आना चाहिए कि अगर 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्लिसरीन बॉयल हो रही है तो प्रेशर क्या है उस वक्त। जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वही इंटरनल प्रेशर होगा, तभी तो बॉयलिंग हो रही है। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि बताइए क्या इंटरनल टेम्परेचर तो ये है, इंटरनल प्रेशर तो ये है, एक्सटर्नल प्रेशर बताइए वो क्या होगा। भाई वो भी उतना ही होगा, क्योंकि जब तक इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर नहीं होते बॉयलिंग तो होती नहीं है ना। ठीक है। ग्लिसरीन एट 760 टोर, 760 टोर, 760 टोर या बॉयल्स एट 210 डिग्रीज। अब मैं कहूँ कि ग्लिसरीन का, अब ये है, अगर आपने वाकई टॉपिक को समझा है तो अब आप मेरी इस बात को समझेंगे कि ग्लिसरीन जो है वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इससे कम टेम्परेचर पर ग्लिसरीन बॉयल हो जाए, यानी कि ये हो जाए बॉयल्स एट 210 डिग्री सेंटीग्रेड, 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल हो जाए। तो क्या करें भाई, आसान सी बात है, उस फैक्टर को पकड़ लें जो इसको ज़िम्मेदार है इसकी बॉयलिंग का, ये प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर। आप जो है एक्सटर्नल प्रेशर को छेड़ सकते हैं, नहीं, वो एक्सटर्नल प्रेशर तो वैसे ही रहेगा। एक्सटर्नल प्रेशर भी कम किया जा सकता है, खैर ये बात नहीं है। तो आप प्रेशर जो है वो कम कर दें, कितना, एट 50 टोर। तो ये जो आपको बॉइलिंग पॉइंट चेंज मिल गया है ना ग्लिसरीन का, कि अब 210 डिग्री पर ही ग्लिसरीन बॉयल हो रही है, तो उसके पीछे कौन सा फैक्टर है, उसके पीछे प्रेशर है। अब जो प्रेशर है वो 50 टोर है। ठीक है भाई। अब वाई, आप इस बात का तो जवाब दे देते हैं। प्रोफेसर केमिस्ट्री का एक और इसी में से सवाल निकाल लेता है, बोलता है भाई वाई, आप आखिर ग्लिसरीन को 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल करना क्यों चाहते हैं। भाई 290 पे हो रही है या 210 पे हो रही है, आपको क्या तकलीफ़ है। आप बोलेंगे सर के प्रॉब्लम ये है कि ग्लिसरीन को 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम बॉयल करते हैं ना, तो ग्लिसरीन नहीं रहती, ग्लिसरीन डीकम्पोज हो जाती है, वो टूट जाती है। हमें ग्लिसरीन बॉइलिंग हालत में चाहिए, हमें ग्लिसरीन टूटी हुई हालत में नहीं चाहिए, डीकम्पोज्ड स्टेट में नहीं चाहिए। और ये वो टेम्परेचर है जिस पे ग्लिसरीन टूट फूटना शुरू हो जाती है। अब क्या करें, इसीलिए हमें कम टेम्परेचर पर ग्लिसरीन को बॉयल भी करवाना है, और जो है वो हम चाहते हैं कि ग्लिसरीन डीकम्पोज भी ना हो, ग्लिसरीन टूटे भी ना। तो ये इसका रीज़न है, डोंट वांट ग्लिसरीन टू डीकम्पोज, डोंट वांट ग्लिसरीन टू डीकम्पोज एट बॉइलिंग, हैंस लिहाजा बॉयल एट रिड्यूस टेम्परेचर, बॉयल एट रिड्यूस टेम्परेचर। और रिड्यूस टेम्परेचर कैसे होगा, वाइल, जबकि आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा,
while increase pressure, while reduce temperature, sorry, while reduce pressure, आपको प्रेशर जो है वो कम करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये पार्ट 16 हो चुका। पार्ट 17 के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो अगली प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।